हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको फाइलम नाइडीरिया भी कहते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सिलेंट्रेटा और नाइडीरिया इज़ द फाइलम ऑफ एसिलोमेट एंड रेडियली सिमेट्रिकल लोअर इनवर्टिब्रेट्स। सिलेंट्रेटा या नाइडीरिया एक ऐसा फाइलम है जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप में आता है। इनकी खासियत ये है कि ये एसिलोमेट होते हैं, मतलब इनके बॉडी में असली बॉडी कैविटी नहीं होती है, और ये रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं, जिसका मतलब है कि इनके बॉडी को किसी भी एंगल से बीच से काटो तो वो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ओके। Coelenterate animals are represented by two morphologically different types of individuals, polyps and medusae. ये सिलेंट्रेट एनिमल्स दो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स में मिलते हैं। एक है पॉलिप्स जो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, और दूसरा है मेड्यूसी जो पानी में आज़ादी से तैरते हैं यानी फ्री स्विमर होते हैं और घंटी जैसे दिखते हैं यानी बेल शेप्ड होते हैं जैसे जेलीफिश। ओके। जनरल कैरेक्टर्स। हैबिट एंड हैबिटेट। ऑल आर एक्वाटिक, मोस्टली मराइन एंड सम फ्रेश वाटर। सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर समुद्री होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर वाले होते हैं। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल, या तो ये अकेले पाए जाएंगे या फिर ग्रुप्स या कॉलोनी में। सेडेंटरी और फ्री स्विमिंग, या तो ये सिसाइल होंगे या फिर फ्री स्विमर होंगे, यानी एक जगह फिक्स्ड हो सकते हैं या फिर आसानी से आज़ादी से तैरने वाले। Level of organization, body organization. They show cell tissue grade of body organization. Some cells form simple tissues like the nerve net and gastrodermis, but many remain scattered individually and specialized for different functions. Example, cnidoblasts, interstitial cells, sensory cells and gland cells. इसका मतलब क्या है? इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल टिश्यू ग्रेड की होती है, जिसका मतलब है कि इनके सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, पर अभी तक पूरे ऑर्गन्स नहीं बन पाए हैं। ओके। कुछ सेल्स मिलकर सिंपल टिश्यूज़ बनाते हैं जैसे नर्व नेट और गैस्ट्रोडर्मिस, लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे भी हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं यानी बिखरे हुए होते हैं अलग अलग इंडिविजुअली, और हर एक सेल का कुछ अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि नाइडोब्लास्ट जो कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं यानी डसने वाले होते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि नए सेल्स बनाने वाले सेल्स होते हैं, और सेंसरी सेल्स यानी महसूस करने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है। Note, this mixed condition makes Cnidarians an intermediate stage between cell level and true tissue level organization. ये जो मिक्स्ड कंडीशन है यानी कि इनके बॉडी में टिश्यूज़ भी पाए जा रहे हैं और इंडिविजुअल सेल्स भी पाए जा रहे हैं जो अलग अपना अलग फंक्शन कर रहा है, इस वजह से इनको सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है, यानी कि ट्रू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आने वाले फाइलम हैं ये। ठीक है। Symmetry. They are radially symmetrical. Body parts are arranged around a central axis. के रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और इनका जो बॉडी पार्ट्स है वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड में अरेंज होता है। जर्म लेयर. They are diploblastic animals. यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, और इसी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से डिराइव्ड जो भी इनका बॉडी वॉल है वो बना होता है। ठीक है। बॉडी वॉल एंड बॉडी कैविटी. द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस आउटर एंड गैस्ट्रोडर्मिस इनर, एंड बिटवीन द में जेली लाइक नॉन सेलुलर मेसोग्लिया। यानी कि इनका जो बॉडी वॉल है वो दो लेयर से बना होता है। आउटर एपिडर्मिस जो कि एक्टोडर्मली डिराइव्ड होता है, और गैस्ट्रोडर्मिस जो कि इनर होता है जो कि एंडोडर्मली डिराइव्ड लेयर है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन सेल्युलर जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होता है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं। A single internal body cavity is present which is lined with gastrodermis known as coelentron. Only one opening is present used for both ingestion and egestion. Anus is absent. यानी इनके बॉडी में एक सिंगल इंटरनल बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है जो कि गैस्ट्रोडर्मिस यानी इनर लेयर से लाइंड होता है, और इस कैविटी को क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कहते हैं। और इनके बॉडी में इनका जो कैविटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू फूड एंटर भी करता है, और बाकी जितना ईजेशन वाला प्रोसेस है यानी एक्सक्रेशन वाला वो इसी ओपनिंग के थ्रू होता है। यानी कि इसमें एनस जो है वो एब्सेंट होता है। एक सिंगल ओपनिंग एज अ माउथ एंड एज अ एनस एक्ट करता है। बॉडी फॉर्म एंड शेप. टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म और इंडिविजुअल्स अकर, यानी फाइलम सिलेंट्रेटा में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ पॉलिप्स होते हैं और कुछ मेड्यूसा होते हैं। ठीक है। जो पॉलिप्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं यानी एक जगह फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते, और सिलेंड्रिकल होते हैं
जैसे कि हाइड्रा। लेकिन हाइड्रा के केस में ये सेसाइल होने का मतलब ये मूव कर सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन ओबेलिया हो गया और जैसे कि कोरल्स हो गया, वो एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, यानी ये आसानी से पानी में तैर सकते हैं और अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। अम्ब्रेला का शेप आपने देखा बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे जेलीफिश। The mouth of polyp and bell margins of medusa often encircled by short and slender tentacles। जो पॉलिप्स का माउथ होता है और जो मेड्यूसा का बेल मार्जिन्स होता है, यानी जो एज कंसिडर करो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का जो मार्जिन है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वो पूरा सर्कल जो है वो उसमें टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं जो कि सिलेंडर शेप का होता है। साइज़ वेरी सिग्निफिकेंटली इन साइज़, यानी जो सिलेंड्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा साइज़ में डिफ़र करते हैं। फ्रॉम टाइनी पॉलिप्स अ फ्यू मिलीमीटर्स लॉन्ग टू लार्ज जेलीफिश विद बेल अप टू 2 मीटर इन डायमीटर। जैसे पॉलिप्स की अगर बात करें तो वो बहुत ही फ्यू मिलीमीटर्स लॉन्ग होता है, जैसे कि ओबेलिया की बात कर ले, और या तो ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जैसे जेलीफिश, जो कि जिसका डायमीटर जो है उसके बेल का लगभग 2 मीटर का होता है। स्पेशल फीचर नाइडोब्लास्ट, यानी जो फाइलम सिलेंड्रेटा है इसका एक स्पेशल फीचर होता है नाइडोब्लास्ट। जैसे कि फाइलम पॉरीफेरा जो था उसमें स्पेशल फीचर था पोर, उनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते थे जिसे ऑस्टिया कह रहे थे। उसी तरीके से सिलेंड्रेटा का भी स्पेशल फीचर है, यानी कि इनके बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे नाइडोब्लास्ट कहते हैं, जो कि स्टिंगिंग सेल्स होता है। ओके, In cnidarians, the body surface and tentacles possesses specialized stinging cells called cnidoblast। cnidarians का जो body surface होता है और जो tentacles होता है उसमें एक specialized stinging cells यानी डसने वाले cells present होते हैं जिसे cnidoblast कहते हैं। Each cnidoblast contains a stinging capsule known as a nematocyst। और हर एक cnidoblast के अंदर एक stinging capsule present होता है जिसे nematocyst कहते हैं। The nematocyst helps in adhesion, food capture, offense and defense। और ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? एडहेशन में, यानी कि अटैच होने में, चिपकने में, फूड कैप्चर करने में, यानी कि जो इनका प्रे होता है, जो शिकार होता है उसको पकड़ने में, और ऑफेंस एंड डिफेंस यानी डराने में और ख़ुद को बचाने में, प्रोटेक्शन में और डराने में, इन सब में ये जो नेमेटोसिस्ट है जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल है वो हेल्प करता है। नोट मेनली फाउंड इन द टेंटिकल्स एंड बॉडी सरफेस ऑफ नाइडेरियंस। ये ख़ास करके बॉडी सरफेस और टेंटिकल्स में पाए जाते हैं ये, ठीक है। द नेमेटोसिस्ट कैप्सूल हैज़ कॉइल्ड हॉलो थ्रेड फिल्ड विथ टॉक्सिन। अब ये जो नेमेटोसिस्ट कैप्सूल है उसके अंदर एक हॉलो थ्रेड लाइक ट्यूब प्रेजेंट होता है जो कि कॉइल्ड होता है और उसके अंदर उस खाली जगह में टॉक्सिन्स यानी जहरीली फ्लूइड भरी होती है। द कैप्सूल इज़ कवर्ड बाय अ स्मॉल लिड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ओपर्क्यूलम। और ये जो नेमेटोसिस्ट कैप्सूल है वो कवर्ड होता है ऊपर से एक स्मॉल लिड लाइक स्ट्रक्चर से जिसे ओपर्क्यूलम कहते हैं। द आउटर सर्फेस ऑफ द नाइडोब्लास्ट हैज़ हेयर लाइक सेंसिटिव प्रोसेस कॉल्ड नाइडोसिल विच एक्ट एज अ ट्रिगर टू डिस्चार्ज द थ्रेड when touched। अब जो आउटर सरफेस होता है नाइडोब्लास्ट का उसमें एक छोटा सा हेयर लाइक सेंसिटिव प्रोसेस यानी उभाड़ होता है जिसे नाइडोसिल कहते हैं। इस नाइडोसिल से जब कुछ टच होता है तो वो एक ट्रिगर करता है यानी कि एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसकी वजह से ये जो थ्रेड है जिसके अंदर जहरीली फ्लूइड भरी हुई है वो बाहर की ओर बहुत ही स्पीड के साथ निकलता है और उस टच हुए सामान में जाके उसको क्या करता है, उसको पकड़ने में हेल्प करता है, यानी उसे चिपक जाता है और उसके अंदर अपना जहरीला सामान जो फ्लूइड है उसके अंदर डाल देता है जिसकी वजह से वो उस पर असर पड़ता है और फिर उसको पकड़ के खा लेता है या ऐसा ही कुछ करता है, ठीक है। फिजियोलॉजी, लोकोमोशन। पॉलिप्स आर मोस्टली सेसाइल बट सम लाइक हाइड्रा कैन मूव बाय लूपिंग, समरसॉल्टिंग और ग्लाइडिंग यूजिंग देयर बेसल डिस्क। जो पॉलिप्स होते हैं वो ज़्यादातर सेसाइल होते हैं यानी एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं या मूव नहीं करते, लेकिन कुछ जैसे कि हाइड्रा वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, लूपिंग वाला मोशन शो करके। इनका जो बेसल डिस्क होता है यानी इनके बेस पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनका जो सरफेस है उससे अटैच होने में हेल्प करता है। फिर ये अपने बॉडी का जो अपर पार्ट है उसको हिलाते हैं, लूप बनाते हैं और फिर उसके बाद लूप बना के ये अपना मोशन शो करते हैं, ठीक है, मूवमेंट शो करते हैं। मेड्यूसा आर फ्री स्विमिंग मूविंग बाय पल्सेशन ऑफ द बेल। मेड्यूसा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है यानी पानी में आराम से तैर सकता है फ्रीली। और ये कैसे मूव करते हैं, अपने बेल को इस पल्सेशन के थ्रू मूव करते हैं। पल्सेशन यानी समझ रहे हो,
जैसे पल्पिंग कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं पल्पेट करके, ठीक है। मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, जो मूवमेंट है इनका वो कंट्रोल होता है एक सेल से जिसका नाम है एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स। एंड द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सपोर्ट्स द बॉडी फॉर शेप चेंजेस, ये सेल का मूवमेंट कंट्रोल करता है। इसके अलावा बॉडी में जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है यानी कि फ्लूइड की वजह से जो स्केलेटन बना हुआ है वो इनके बॉडी के शेप एंड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर अकर्स इन द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जो कि सिलेंट्रॉन है उसमें होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद जो फूड डाइजेस्ट होता है पार्शली वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए जाता है न्यूट्रिटिव सेल के अंदर, फिर वहाँ से कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। रेस्पायरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस, इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता क्योंकि ये सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला इसका बॉडी होता है, इसलिए इसमें जो रेस्पायरेशन है वो सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस, ये भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं वो वाटर और इसके सेल बॉडी सेल के बीच में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का एलिमिनेशन होता है, एक्सचेंज होता है, ओके। नर्वस सिस्टम, नाइडेरियंस हैव द फर्स्ट इवॉल्व नर्व नेट इन द एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमल किंगडम में नाइडेरियंस जो हैं वो सबसे पहले फाइलम हैं जिसमें कि नर्व नेट का इवोल्यूशन हुआ, यानी इसमें सबसे पहले न्यूरॉन्स वगैरह डेवलप हुए। दिस कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नर्व सेल्स विदाउट अ ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो नर्व नेट है वो कैसे बना होता है, सारे जो नर्व सेल्स इसमें जितने भी मौजूद होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक जाल बना लेते हैं, और ये जो नर्व सेल्स हैं वो बिना किसी ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होता है। द नर्व नेट कोऑर्डिनेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शंस, टेंटिकल मूवमेंट्स एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और ये जो नर्व नेट है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन, टेंटिकल मूवमेंट और रिस्पॉन्स जो स्टिमुलाई की वजह से होता है उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर लाइक स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंस एंड ओसिलाई लाइट डिटेक्शन आर आल्सो प्रेजेंट इन सम मेड्यूसा गिविंग देम बेटर ओरिएंटेशन इन वाटर। कुछ मेड्यूसा में एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स होता है जैसे कि स्टैटोसिस्ट जो कि बैलेंस प्रोवाइड करता है, जो कि मेड्यूसा जो फ्री स्विमिंग होता है उसको बैलेंस प्रोवाइड करता है वाटर में, और ओसिलाई भी होता है जो कि वाटर के अंदर लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये जो फ्री स्विमिंग मेड्यूसा होते हैं उनका वाटर में परफेक्ट पोजीशन बन पाता है, वो आपस में खुद एक बेटर ओरिएंटेशन उनका होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली बाय बडिंग, फिजन और रीजनरेशन, कॉमन इन पॉलिप्स लाइक हाइड्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओवन एंड स्पर्म्स यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल फॉर्म्स मोनोशियस और डायोशियस, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो या तो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं यानी उनमें सिर्फ और सिर्फ या तो वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, या फिर डायोशियस भी हो सकता है यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों गोनाड्स प्रेजेंट होंगे, ओके। Fertilization, external in water. Development, the fertilized egg develops into a planular larva which is free swimming. जो fertilized egg होता है वो डेवलप कर जाता है planular larva में जो कि फ्री स्विमिंग होता है, आराम से तैर सकता है। यानी कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। लाइफ हिस्ट्री illustrates a regular alternation between the asexual polypoid stage and a sexual medusoid stage. यानी कि जो सिलेंट्रेट्स हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री में बार बार जनरेशन का अल्टरनेशन होता है, यानी कि एक जनरेशन अगर एसेक्सुअल पॉलीपॉइड स्टेज है तो दूसरा जनरेशन सेक्सुअल मेड्यूसॉइड स्टेज होगा, लेकिन हमेशा ये सही बात नहीं, मतलब सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे पॉलिप्स भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉलीफॉर्म में ही पूरे अपने लाइफ हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पॉलीफॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, वो मेड्यूसा में चेंज नहीं होते, ओके। इसका एक एग्जांपल जो है वो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। मीनिंग क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का? लाइफ हिस्ट्री एग्जिबिट्स द फिनोमिनन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। जो लाइफ हिस्ट्री है सिलेंट्रेट्स का उसमें एक फिनोमिनन होता है जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं या फिर मेटाजेनेसिस कहते हैं, इन विच द डिप्लॉयड पॉलिप रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली टू फॉर्म डिप्लॉयड मेड्यूसा। इसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉयड पॉलिप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से डिप्लॉयड मेड्यूसा बनता है।
देन मेड्यूसा रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग हैप्लॉइड गैमेट्स, और फिर मेड्यूसा हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। फिर वो गैमेट्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू प्लेन्युलर लार्वा विच इज़ फ्री स्विमिंग, और फिर ये जो जाइगोट है वो डेवलप कर जाता है प्लेन्युलर लार्वा में, जो कि फ्री स्विमिंग होता है। आफ्टर सम टाइम लार्वा सेटल्स ऑन सबस्ट्रेट, कुछ टाइम के बाद लार्वा जो है वो किसी सबस्ट्रेट पे जाके सेटल हो जाता है। एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू पॉलिप, और फिर वो नए पॉलिप में डेवलप कर जाता है, और इस तरीके से एक लाइफ साइकिल इनका कंप्लीट होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पॉलिप है, फिर पॉलिप में बडिंग स्टार्ट होता है, पॉलिप विद बर्ड्स, फिर ये बर्ड्स जो है वो इमेच्योर मेड्यूसा बनाते हैं, फिर ये इमेच्योर मेड्यूसा एडल्ट मेड्यूसा बनाता है। फिर इस तरीके से दो जो मेड्यूसा होते हैं वो अपना गैमेट्स वाटर में रिलीज़ करते हैं, वो गैमेट्स फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है जिसको एग कह रहे हैं यहाँ पे। फिर ये एग जो है वो प्लेन्युलर लार्वा में कन्वर्ट होता है। फिर ये प्लेन्युलर लार्वा कुछ टाइम बाद फ्री स्विमिंग करके, यानी आराम से पहले तैर लेता है, फिर कुछ टाइम बाद जाके ये सबस्ट्रेट से जाके अटैच हो जाता है प्लेन्युला, फिर वो नए पॉलिप में ग्रो कर जाता है। नोट: True alternation of generation absent in Cnidaria because their life cycle shows only diploid forms, polyp and medusa. The haploid phase appears only as gamete, which are short-lived and unicellular. यानी कि जो सिलेंट्रेट्स हैं उसमें ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट नहीं होता। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है लेकिन ट्रू वाला नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड स्टेज ही देखने को मिलता है। जैसे कि पॉलिप भी डिप्लॉइड है, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके डिप्लॉइड मेड्यूसा बनाता है, डिप्लॉइड मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके डिप्लॉइड पॉलिप बना रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड फेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स में देखने को मिलता है, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है और यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है जो कि हैप्लॉइड हो और मल्टी सेलुलर हो, इसलिए सिलेंट्रेट्स में ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। एक पॉइंट छूट गया था फिजियोलॉजी का, जो कि था स्केलेटन, इसको रिप्रोडक्शन से पहले मेंशन करना है। ओके, स्केलेटन क्या है? इन नाइडेरियंस द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नाइडेरियंस में जो बॉडी है उसको सपोर्ट कौन करता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फॉर्म बाय फ्लूइड वाटर फिल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और ये बनता कैसे? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जो फ्लूइड भरा होता है उसी की वजह से। इन कोरल्स एन एडिशनल हार्ड कैल्केरियस और कैटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। और जो कोरल्स होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल हार्ड कैल्केरियस और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बन जाता है सिक्रेशन की वजह से, कैल्केरियस सिक्रेशन की वजह से, जो कि इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम नाइडीरिया कंप्लीट होता है। ये लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन को कवर नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्लासिफिकेशन।